दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और जैसे हम लोगों की एग्रोनॉमी की क्लासेस चल रही हैं इस समय, तो हम पिछली क्लास में कम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स की बात कर चुके थे और आज हम उसी के नेक्स्ट आगे कुछ जो टर्मिनोलॉजी बच गई हैं उन टर्मिनोलॉजियों की बात करेंगे और कल से हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो जो भी हमारी एग्रोनॉमी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी बची हुई है तो आज वो हम देखते हैं और कल से फिर कोई एग्रोनॉमी का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको स्टार्ट करता हूं आपके स्मूदर क्रॉप्स। स्मूदर क्रॉप्स क्या होती हैं? स्मूदर क्रॉप्स स्मूदर क्रॉप्स स्मूदर क्रॉप्स के विषय में अगर बताऊं तो स्मूदर क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जैसे कोई भी फील्ड में इंसेक्ट वो सॉरी वीड्स उगाते हैं और उन वीड्स को हम डिस्ट्रॉय करने के लिए जो क्रॉप्स को ग्रो करते हैं तो वो कहलाती हैं स्मूदर क्रॉप्स, जो मतलब वीड्स के ग्रोथ को एकदम डिस्ट्रॉय कर देती हैं, दबा देती हैं, उनको बोलते हैं स्मूदर क्रॉप्स। जैसे इसके डेफिनेशन दिखा दो। टू टू suppress द weed growth। ये क्या होती है? डेंस फोलियाज होती हैं, डेंस फोलियाज। डेंस फोलियाज होती हैं, ठीक है। ये फास्ट ग्रोइंग क्रॉप्स होती हैं, फास्ट ग्रोइंग क्रॉप्स। अगर जैसे कोई भी मान लीजिए इनकी कोई भी स्मूदर क्रॉप्स है, जैसे आज एग्जांपल के रूप में समझाओ, जैसे हमारी क्या हो गई, सरफेस हो गई। अगर हम इस सरफेस में यहाँ पर कोई भी क्रॉप्स ग्रो करते हैं, ये क्या हो गया हमारा, कोई भी मान लीजिए क्रॉप्स हम सरफेस पे ग्रो करते हैं, ये ठीक है। एक हम डायग्राम के माध्यम से समझा रहे हैं आपको। ये हो गई मान लीजिए कोई भी हम फील्ड पे अपने क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं, ये। और जब हमारी सतह पे यहाँ पर कोई बीड्स का जर्मिनेशन होता है, ये बीड्स का जर्मिनेशन हो गया, ठीक है। तो ये जो सनलाइट है, यहाँ से सूर्य की जो प्रकाश है, ये सनलाइट है, तो ये डायरेक्टली हमारी बीड्स पे ना पड़ के, ये जो हम क्रॉप्स ग्रो किए हैं, ये तो ये बीड्स को ना मिलकर ये क्रॉप्स पे जब पड़ती है, ये डेंस फोलिएज क्रॉप्स होती है, जिसकी मतलब डेंसिटी ज्यादा होती है, जो सॉइल सरफेस को काफी ढके रहती है, जिससे कि जो लाइट होती है, प्रकाश होता है, वो सरफेस तक नहीं पहुंच पाता है। जिससे ये जो बीड्स हैं, ये बीड्स जो हैं, इन तक जब लाइट नहीं पहुंचेगी तो क्लोरोफिल नहीं कर पाएगा, क्लोरोफिल नहीं करेगा तो भोजन नहीं बना पाएगा, तो ये क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिससे इसकी ग्रोथ जो है ये रुक जाएगी और ये कुछ दिन में क्या होगा, नष्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा फील्ड से। तो ये क्या हो गई, ये हो गई स्मूदर क्रॉप्स। ये क्रॉप्स क्या कहलाती हैं? स्मूदर क्रॉप्स। ये क्रॉप्स से स्मूदर क्रॉप्स हो गए, ठीक है। तो इनके जैसे एग्जांपल कुछ ले लेते हैं। एग्जांपल इसके क्या है? एग्जांपल जैसे हो गया काउ पी, ग्रीन ग्राम एंड ब्लैक ग्राम, ये क्या हो गए, एक्सेट्रा। ये हो गए इसके एग्जांपल। ये क्रॉप्स क्या होती हैं, ये मतलब डेंस फोलिएज क्रॉप्स होती हैं, जो कि हमारे सॉइल सरफेस को काफी ढके रहती हैं, जिससे जो भी बीड्स ग्रो करते हैं उन तक लाइट नहीं पहुंच पाती सूर्य की, और वो अपनी ग्रोथ को सही से डेवलप नहीं कर पाते और क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो ये हो गए स्मूदर क्रॉप्स। अब हम अगली क्रॉप्स की बात करें तो अगली कौन सी क्रॉप है? कवर क्रॉप। अब कवर क्रॉप्स क्या होती हैं, इसके एग्जाम्पल्स क्या है, मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे है कवर क्रॉप्स, कवर क्रॉप्स। कवर क्रॉप्स क्या, कौन से क्रॉप्स हैं? कवर क्रॉप्स मेनली किस पर्पज से ग्रो की जाती हैं, इसके एग्जांपल्स क्या हैं? सबसे पहले अगर कवर क्रॉप्स का मेन पर्पज है तो सॉइल को कंजर्व करने के लिए। आज के समय में हमारे सॉइल का इरोजन है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, जिससे हमारी जो टॉप मोस्ट फर्टाइल मतलब लेयर है वो क्या, नष्ट होती जा रही है, और जिससे क्या है, जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी है सॉइल की, वो क्या है, खत्म होता जा रहा है। तो इन क्रॉपों का मेन जो मकसद है ग्रो करने का, वो क्या है कि हमारी सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है, जो हमारे सॉइल का इरोजन है, उसको कंजर्व करने के लिए हम इन क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। तो ये क्या होगा इसकी डेफिनेशन? टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन
ये क्या हो गई हमारी मतलब सॉइल को इरोजन से क्या करती हैं, बचाती हैं। अब जैसे इरोजन कैसे देख, जैसे मान लीजिए ये क्या है, सॉइल सरफेस है, ये सॉइल सरफेस है। यहाँ पर क्या है, ये यहाँ से क्लाइमेटिक ये रेन जब होती है, रेनफॉल होती है जब ये, तो ये क्या डायरेक्टली हमारे सरफेस पर रैन की वेलोसिटी इतनी जब ऊपर से बारिश की डायरेक्ट बूंदे सतह पर पड़ती हैं तो क्या होता है, यहाँ पर किनेटिक एनर्जी क्या उत्पन्न होती है, किनेटिक एनर्जी। तो जब किनेटिक एनर्जी यहाँ पर उत्पन्न होती है तो ये जो सॉइल के हमारे पार्टिकल्स है, छोटे छोटे पार्टिकल का साइज कितना होता है, लेस देन 0.005 mm, ये सॉइल पार्टिकल्स हो गए। ठीक है, तो सॉइल पार्टिकल्स जो होते हैं जब किनेटिक डायरेक्टली हमारी फील्ड पर कोई भी बारिश रेनफॉल है उसकी जब बूंदे पड़ती है, किनेटिक एनर्जी उत्पन्न होती है। तो किनेटिक एनर्जी जब यहाँ पर सतह पर पड़ती है तो इससे क्या होता है, जो हमारे सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, वो क्या है, वो सॉइल सरफेस से ऊपर की ओर 60 सेंटीमीटर ऊपर तक जंप कर जाते हैं और एक स्थान से क्या होते हैं, पहले क्या होते हैं, पहले होता है डिटैच होते हैं, डिटैच, फिर क्या होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, फिर क्या होता है, डिपोजिशन, ये क्या हो गया, सॉइल का सॉइल के पार्टिकल से पहले वो डिटैच होते हैं। डिटैच का मतलब है कि जब डायरेक्ट बारिश की बूंदें सॉइल के सरफेस पर पड़ती हैं तो वो क्या होता है, डिटैच हो जाता है। वो पार्टिकल्स सॉइल सरफेस से एबव 60 सेंटीमीटर तक क्या एबव जंप करता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर हो जाता है, और फिर क्या होता है, डिपोजिट हो जाता है दूसरे स्थान पर। अब देखिए, अगर सॉइल का पार्टिकल्स जब डिटैच होकर ट्रांसफर होकर डिटैच होगा तो सॉइल में क्या पाए जाते हैं, सॉइल में रंध्र पाए जाते हैं जिसे बोलते हैं पोर्स, सॉइल पोर्स। तो मान लीजिए ये सॉइल है, यहाँ पर क्या पाया गया, पोर्स पाए गए, ये पोर्स, सॉइल पे पोर होते हैं। तो अगर सॉइल के पार्टिकल्स यहाँ से डिटैच होकर ट्रांसफर होकर यहाँ पर डिपोजिट हो जाएगा, डिपोजिशन होगा, तो ये जो हमारे सॉइल के रंध्र है इसको क्या करेगा, ये पार्टिकल्स बंद कर देगा। जब ये बंद कर देगा सॉइल पार्टिकल्स, तो जो हमारा इन्फिल्ट्रेशन रेट है, वो किसका, सॉइल का इन्फिल्ट्रेशन रेट है, तो वो क्या है, नहीं हो पाएगा। जब सॉइल के पोर्स बंद हो जाएंगे तो जो माइक्रो पोर्स होते हैं वो बंद हो जाएंगे सॉइल पार्टिकल्स की वजह से, तो जो इन्फिल्ट्रेशन रेट है वो ये नहीं हो पाएगा। जब इन्फिल्ट्रेशन रेट रुक जाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉइल के सरफेस पर पानी इकट्ठा हो जाएगा, उसका क्या होगा, रन ऑफ हो जाएगा। जब रन ऑफ होगा तो जब सॉइल सतह से सॉइल के सरफेस पे रन ऑफ होगा तो क्या होगा, अपने साथ सॉइल की लेयर को वो वाटर क्या करेगा, इरोजन कर देगा, बहा ले जाएगा। तो यही क्या हो गया, सॉइल इरोजन। तो इसके साथ जब हमारी ऊपर की टॉप जो फर्टाइल लेयर है वो क्या हो जाएगी, वाटर के साथ क्या होगी, बह जाएगी, तो जिससे हमारी सॉइल की जो टॉप फर्टाइल लेयर है वो नष्ट हो जाएगी और हमारी सॉइल की प्रोडक्टिविटी समाप्त हो जाएगी। तो इसी को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, कवर क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, जिससे अभी इसका अगला एग्जाम्पल देखता हूं। जैसे अब मान लीजिए, अब हम ये हमारे सॉइल सरफेस है, हम यहाँ पर क्या किए कि ये क्रॉप्स को ग्रो कर दिए, ये क्रॉप्स को हमने ग्रो कर दिया। ये डेंस फॉलियाज, ये भी क्रॉप्स होती है जो काफी मात्रा में सॉइल सरफेस को ढके रहती है। अब हम यहाँ पर ये कोई क्रॉप्स ग्रो किए मान लीजिए, ठीक है। अब जब यहाँ से रैन फॉल होगी, मान लीजिए ये रैन होगी, बारिश होगी, तो जो बारिश की बूंदें हैं वो डायरेक्टली सरफेस ना पड़कर इनमें क्या कहाँ पड़ेगी, ये प्लांट्स पे पड़ेगी, ये प्लांट्स पे पड़ेगी, क्रॉप्स पे पड़ेगी। तो जब क्रॉप्स पे पड़ेगी तो जो किनेटिक एनर्जी होती है वो कहाँ क्या होगी, यहाँ पर कम हो जाएगी। जब यहाँ पर कम हो जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्टली नीचे सरफेस में नहीं आएगी, जिससे क्या होगा, सॉइल पार्टिकल्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब सॉइल पार्टिकल्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो सॉइल के पार्टिकल एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर नहीं होंगे, डिटैच नहीं होंगे, ना डिपोजिशन होगा, और क्या होगा, अच्छे से हमारे सॉइल में वाटर का इन्फिल्ट्रेशन होगा, पर्कुलेशन होगा, जिससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा और सॉइल इरोजन से बच जाएगी। तो इन क्रॉप्स को ग्रो करने का मेनली पर्पज क्या जो होता है वो यही होता है कि हम अपनी सॉइल को इरोजन से प्रोटेक्ट कर सकें। तो इसके जो एग्जांपल अगर देख लें, इसके एग्जांपल तो हो गया जैसे मूंग, काउपी एंड उर्द, वही ब्लैक ग्राम एक्सेट्रा, वही क्रॉप है इसमें भी, ग्रीन ग्राम, काउपी एंड ब्लैक ग्राम। तो ये क्या हो गई, ये हो गई कवर क्रॉप्स। अब हम चलते हैं अपनी अगली क्रॉप्स की ओर। नोट्स बनाते जाइएगा आप लोग अच्छी तरह से, क्योंकि ये नोट्स अगर बन जाएगी एक बार आपकी तो आपको फिर कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी कि मतलब फिर से कहीं कुछ वो देखना पड़े। अब हम बात करते हैं नर्स क्रॉप की, कि नर्स क्रॉप कौन सी होती है। नर्स क्रॉप, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा इनको डाल लें।
नर्स क्रॉप, नर्स क्रॉप्स। अब देखिए नर्स क्रॉप कौन सी क्रॉपें होती हैं। तो जैसे आप देखे होंगे कि हॉस्पिटल में भी जो नर्स होती हैं तो वो किस प्रकार से पेशेंट की देखरेख करती हैं, पेशेंट का किस प्रकार से ध्यान रखती हैं कि मतलब पेशेंट को कोई दिक्कत ना हो पाए। इसी प्रकार से हमारी क्या होती है, नर्स क्राफ्ट होती हैं। जब हम कोई भी क्राफ्ट ग्रो करते हैं अपने फील्ड पे, तो उसके साथ जो उसकी कंपोनेंट्स क्राफ्ट होती है तो उसको वो हेल्प करती है, उसको सहारा देती है कि मतलब उसको ग्रो करने के लिए उसको जो भी सहारे की रिक्वायर्ड है, जैसे कोई भी क्राफ्ट होती है किसी दूसरी क्राफ्ट की हेल्प लेकर वो ऊपर सर्वाइव कर पाती है। तो यही होती है हमारी नर्स क्राफ्ट का मतलब जो दूसरी कंपाउंड क्राफ्ट को हेल्प देकर उनको ग्रो होने में मदद करती है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। दीज क्राफ्ट्स help the component crafts by providing shade and acting as climbing sticks। ये तो ये क्या हो गई, ये हो गई नर्स क्राफ्ट्स। ये मतलब कि किसी भी जो भी कंपोनेंट क्राफ्ट्स है फील्ड पे, कंपोनेंट क्राफ्ट्स है फील्ड पे जो भी उसके साथ ग्रो कर जाते हैं, उस क्राफ्ट्स को क्या करती है, ये मदद करती है उसको ग्रो होने में, हेल्प करने में। मतलब जैसे कुछ क्राफ्ट्स होती हैं जो दूसरे क्राफ्ट्स के ऊपर मतलब चढ़कर या कुछ भी फैल कर इस तरह से क्या होता है सर्वाइव करती हैं। तो उनको क्या होते हैं, ये सहारा प्रदान करती हैं उनको। जैसे क्या होता है, एग्जाम्पल देख लें, काउपी इन मेज, काउपी इन मेज या शोरघाम, काउपी मेज एंड शोरघाम। अगला एग्जांपल देखें, जैसे पी इन मेज। तो ये क्या होता है, काउपी है जैसे मेज है, ये क्या करती हैं, इन क्राफ्ट्स को का सहारा लेकर ग्रो करती हैं। तो ये हो गई नर्स क्राफ्ट। अब अगली क्राफ्ट की बात करें तो अगली क्राफ्ट क्या, कौन सी क्राफ्ट होती है, ब्रेक क्राफ्ट। कौन सी होती है, ब्रेक क्राफ्ट। अगली ब्रेक क्राफ्ट कौन सी होती हैं, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो अगर आप जैसे मान लीजिए ब्रेक क्राफ्ट बताता हूं, जैसे कोई भी ब्रेक क्राफ्ट। अब देखिए ब्रेक क्राफ्ट कौन सी क्राफ्ट होती हैं। मान लीजिए हम कहीं पर राइस और व्हीट का कंटिन्यू ग्रो करते हैं, राइस एंड व्हीट का हम क्रॉप रोटेशन कंटिन्यू यूज कर रहे हैं, बहुत टाइम से यूज कर रहे हैं। तो वहां पर क्या होता है, जो इन क्रॉप्स के लिए हार्मफुल इंसेक्ट है, डिजीज है या कोई भी बीड्स है, तो वहां पर क्या है, सर्वाइव कर जाता है। और सर्वाइव कर जाता है तो इससे हमारी क्रॉप्स को काफी लॉस होता है। तो हम इन डिजीज, इंसेक्ट या बीड्स से बचने के लिए कुछ टाइम्स के लिए हम अपने क्रॉप रोटेशन को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो उसके बदले में हम क्या करते हैं, लेग्यूम्स ग्रो कर लेंगे या तो ऑयल सीड क्रॉप्स ग्रो कर लेंगे। मतलब ऐसी क्रॉप्स को ग्रो करना जो वहां पर क्या होता है, एक कंटिन्यूअसली ग्रो होने वाली क्रॉप्स के फ्लो को तोड़ दे। मतलब जैसे हम राइस और व्हीट को बार बार ग्रो कर रहे हैं, तो उसकी जगह पे हम लेग्यूम्स को जब ग्रो करेंगे तो इससे क्या होगा, जो हार्मफुल उन क्रॉप्स के लिए हार्मफुल इंसेक्ट और पेस्ट है, डिजीज है और बीड्स है, तो वो क्या है, लेग्यूम्स को ग्रो करने से क्या होगा कि उनको वो क्रॉप्स जिसमें वो सर्वाइव कर पा रहे थे, वो क्रॉप्स नहीं मिलेगी। जिससे क्रॉप्स नहीं मिलेगी तो अपना लाइफ साइकिल नहीं अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे और क्या होगा, वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे और क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो इसलिए इन सबको ब्रेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ये क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। तो जैसे क्या है, दीज crops are grown break the continuity of the agroecological situation of the field under multiple cropping system।
तो ये क्या हो गया कि ये क्रॉप्स क्या करती हैं, जैसे कोई भी कंटिन्यूटी है, किसी क्रॉप्स को हम हर सीजन में ग्रो करते हैं, उसी क्रॉप्स को, जैसे राइस व्हीट का हम क्रॉपिंग पैटर्न ले रहे हैं या तो क्रॉप रोटेशन ले रहे हैं, और उसकी जगह में हम क्या करें कि मतलब दूसरी क्रॉप्स को ग्रो कर दें, जिससे क्या होता है उसकी कंटिन्यूटी क्या हो जाए, कंटिन्यूटी टूट जाए, मतलब और फील्ड मतलब जो भी इंसेक्ट डिजीज वेट्स हैं उनसे क्रॉप्स को हम बचा सके, इसके लिए हम क्या करते हैं दूसरी क्रॉप्स को ग्रो कर देते हैं। जैसे एग्जांपल में लेग्यूम्स, जैसे क्या होगा लेग्यूम्स को क्या करते हैं ग्रो कर लेते हैं। तो ये हो गई हमारी ब्रेक क्रॉप्स। तो अब हम अगली क्रॉप्स की बात करें। अगली क्रॉप्स कौन सी है, लीफ क्रॉप्स का मेनली पर्पज क्या है ग्रो करने का। लीफ क्रॉप्स को हम एज ए फूड यूज करते हैं, जैसे सुबह जैसे स्पंज हो गया, पालक हो गया, लीफ क्रॉप्स इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। दीज क्रॉप्स आर ग्रोन टू हार्वेस्ट फ्रेश लीव्स टू गेट कैट्स। अब देखिए जैसे लीफ क्रॉप्स है, जैसे पालक हो गई, बथुआ हो गया या कोरिएंडर हो गई, धनिया जिसे बोलते हैं, तो इनको क्या करते हैं हम इनकी लीव्स को मतलब तोड़कर और सीधे मार्केट में सेल कर देते हैं, जिससे हमारे क्या होता है कैश मिलता है। और हम सुबह जब मतलब इसके लीव्स को भी खाते हैं, खाने में सब्जी के रूप में यूज करते हैं, तो इसका क्या है, ये हो गई लीफ क्रॉप्स। इसके एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल स्पंज, सीशल एक्सेट्रा। ठीक है, ये क्या हो गई, ये हो गई लीफ क्रॉप्स जिसको खाने प्लस सेल करने दोनों पर्पज के लिए यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए टोबैको है, टोबैको की लीव्स जो है ये सेल करने के यूज में हम ग्रो करते हैं, इसकी लीव्स ही तो सेल होती है सॉरी। तो ये क्या है, टोबैको को हम इसकी लीव्स को तुड़ाई करके और इससे ही फिर इसको सेल करते हैं, फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग के बाद हमें टोबैको प्राप्त होती है, ठीक है, जो फिर खाने काम आती है। तो ये हो गई लीफ क्रॉप्स। अब हम अभी बात करते हैं एनर्जी क्रॉप्स की। एनर्जी क्रॉप्स कौन सी क्रॉप्स होती हैं, इनका क्या पर्पज है ग्रो करने का। एनर्जी क्रॉप्स और देखिए एनर्जी क्रॉप्स कौन से होते हैं, ये these crops are grown to obtain liquid energy such as ethanol and alcohol। अब देखिए इन क्रॉप्स को ग्रो करने का मेनली पर्पज क्या है, इनको ग्रो करने का मेनली पर्पज है कि हम जैसे एथेनॉल है, एल्कोहल है, जिन क्रॉप्सों से एथेनॉल एल्कोहल हमको मतलब मिलता है या हम उनसे प्राप्त करते हैं, तो उसको हम उन क्रॉप्स को इसी पर्पज से ग्रो करते हैं कि इससे हम एथेनॉल है, एल्कोहल है प्राप्त कर सकें। जैसे इसके एग्जाम्पल है देखिए शुगर केन से क्या है, एथेनॉल मिलता है, शुगर केन, मेज हो गया, पोटैटो हो गया एक्सेट्रा। ये क्या हो गई, ये हो गई आपकी एनर्जी क्रॉप्स, ठीक है। तो इनको एनर्जी पर्पज ग्रो किया जाता है, और इसके साथ साथ मतलब और भी कई पर्पज है इन क्रॉप्स को ग्रो करने का, तो इनसे हमें एथेनॉल और एल्कोहल भी प्राप्त होता है। अब हम अगली बात करें राइपेरियन क्रॉप्स कौन सी होती हैं, इनको ग्रो करने का मुख्य पर्पज क्या होता है, इनके एग्जाम्पल क्या है, तो हम देखते हैं अगला राइपेरियन क्रॉप्स। अब देखिए राइपेरियन क्रॉप्स कौन सी क्रॉप्स होती हैं। राइपेरियन जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि जब हम कोई भी फील्ड की इरिगेशन करते हैं
या तो सिंचाई करते हैं अपने खेत पे, तो हम क्या करते हैं कि एक इरिगेशन चैनल बनाते हैं। और जब जैसे कोई भी अपलैंड है या तो लो लैंड है, तो उससे हम जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उस वाटर को निकालने के लिए हम एक ड्राइनेज क्या चैनल बनाते हैं, जिससे हमारा जो एक्स्ट्रा वाटर है वो आसानी से निकाला जा सके। तो राइपेरियन क्रॉप्स जो होती हैं, राइपेरियन क्रॉप्स उसी चैनल पे ग्रो की जाती हैं। जैसे इरिगेशन चैनल्स है, अब इरिगेशन चैनल है उसमें इरिगेशन तो दी ही जाएगी, तो उस इरिगेशन चैनल में हम ही इन क्रॉप्स को ग्रो कर देते हैं। ड्राइनेज चैनल है उसी चैनल में हम ग्रो कर देते हैं, जिससे हमारी वो क्या जो उस चैनल में की उतनी जगह है वो खाली नहीं पड़ी रहती है और उसी में क्रॉप भी ग्रो हो जाती है। तो इसका इसका डिफिनीशन है, दीज क्रॉप्स आर grown along irrigation channel and drainage channel अब जैसे इसके एग्जाम्पल ढांचा एंड पैराग्रास एक्सेट्रा। अब देखिए ढांचा पैराग्राफ जो है ये वाटर लॉगिंग को अच्छी तरह से रेसिस्टेंट कर लेते हैं, जी इसमें कोई भी वाटर का इफेक्ट नहीं पड़ता कि मान लीजिए उसमें वाटर है तो इससे ये खराब हो जाएगी, तो नहीं। इसीलिए हम जो मतलब अधिक वाटर वाली है, जो वाटर लॉगिंग को रेसिस्टेंट करती है, वाटर लॉगिंग में अच्छी तरह से ग्रो कर पाती है, हम उन्हीं क्रॉप्स को यहाँ पर ग्रो करते हैं इरिगेशन चैनल में एंड ड्राइनेज चैनल में। क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ से हम पानी देंगे तो पानी चलता रहेगा, तो इनमें से बार बार होकर पानी जाएगा। यहाँ से जब हम खेत का एक्स्ट्रा पानी है उसको निकालेंगे तो क्या है, फिर भी पानी जाएगा। तो क्या है कि ये वाटर लॉगिंग कंडीशन को सर्वाइव कर सकती है, इसलिए हम ऐसी क्रॉप्स को इन चैनल्स में ग्रो करते हैं। तो ये हो गई राइपेरियन क्रॉप्स। अब आते हैं एवेन्यू क्रॉप्स। राइपेरियन क्रॉप्स ही जैसा थोड़ा सा एवेन्यू क्रॉप भी होता है, बस थोड़ा सा ही डिफरेंट होता है कि इसको क्या करते हैं इरिगेशन और ड्राइनेज चैनल पे ग्रो करते हैं। एवेन्यू क्रॉप्स जो होती है उसको खेत के अभी बताता हूँ। एवेन्यू क्रॉप्स, अब देखिए एवेन्यू क्रॉप्स कौन सी होती हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये हमारी फील्ड है, ये हमारा क्या है, खेत है, खेत जहां पर हमको सोइंग करना है। ये अब इस फील्ड के चारों ओर ये जो मेड़ पड़ी हुई है, ये मेड़, ये चारों ओर मेड़, तो इसमें क्या करते हैं हम देखे होंगे कि इसमें से ये क्रॉप्स ग्रो कर देते हैं अपनी मेड़ पर। ये क्रॉप्स हम अपनी मेड़ पर ग्रो कर देते हैं यहाँ पर। तो इसका क्या फायदा है, पहली बात तो ये जो मेड़ है तो इसमें वैसे खाली जगह नहीं पड़ी रहेगी, हमें कुछ ना कुछ इससे क्या होगा, यील्ड मिल जाएगी। दूसरा बात सबसे ज्यादा क्या है, जब हम अपनी फील्ड में रेनफॉल के द्वारा या इरिगेशन के द्वारा वाटर देते हैं तो क्या होता है, हमारी फील्ड में पानी भर जाता है या तो ओवरफ्लो हो जाता है। तो ये क्रॉप्स अगर ग्रो करेंगे हम तो इनसे क्या होती है, जो सॉइल के पार्टिकल्स है वो कंबाइंड रहते हैं, वो मतलब कटाव नहीं हो पाता है ना, तो इरोजन होता है, जिससे कि हमारी जो बाउंड्री है मतलब फील्ड के चारों ओर की जो मेड़ है ये डिस्ट्रॉय नहीं होती, नष्ट नहीं होती, कंबाइंड रहती है, बनी रहती है, जिससे हमारा जो खेत की प्रोडक्टिविटी है वो खेत पे ही रहती है। ठीक है, और हम एक जगह से एक ऐसा चैनल बनाते हैं जहां से हम एक्स्ट्रा पानी को, ओवरफ्लो को हम आसानी से निकाल देते हैं। तो इसके साथ साथ हमारा ये भी मेन एक इन क्रॉप्स को ग्रो करने का पर्पज होता है। अब इसका हम डेफिनेशन देखें, दीज क्रॉप्स आर ग्रोन along the roads, bunds and fences। जैसे एग्जाम्पल हो गया अरहर, सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका हो गया अरहर। फिर है सीसल, फिर है ग्लैरिसिडिया एक्सेट्रा। ये क्या होगा एग्जाम्पल। अब देखिए जैसे कोई भी रोड है, मान लीजिए गांव में क्या होता है कि खेतों के बीच से एक रोड भी जाती है, रास्ता, जहां से क्या होता है कि हम अपने खेतों में आसानी से कृषि यंत्रों को ले जा सकते हैं। तो उस जो रोड्स है उसके साइड में भी हम प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं ये क्रॉप से, जिससे उसकी जो खाली जगह पड़ी है वो भी यूटिलाइज की जा सके। इसके अलावा ये हो गया बंड्स, जो खेत की मेड़ है उसमें हम ग्रो कर सकते हैं। इसका मेन पर्पज ये हो गया, यील्ड भी प्राप्त कर सकते हैं उससे, उसको कंजर्व भी कर सकते हैं कि कटाव भी ना हो। इसके अलावा जो भी खाली जगह पड़ी है वहां पर इन क्रॉप्स को आसानी से हम ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, ये इजीली। तो ये हो गई एवेन्यू क्रॉप्स। अब हम अगली क्रॉप्स की बात करते हैं। अगली क्रॉप्स है एले क्रॉप्स। एले क्रॉप्स, अब एले क्रॉप्स कौन सी होती हैं? एले क्रॉप्स
अब देखिए दोस्तों, एले क्रॉप्स कौन से होते हैं? एले क्रॉप्स जब हम कोई भी मान लीजिए प्लांट्स ग्रो किए हैं, कोई भी हमारा गार्डन है सॉरी, तो गार्डन के बीच में मान लीजिए प्लांट्स है, प्लांट्स के बीच में जो भी स्पेस पड़ा होता है, उस स्पेस में हम जब कोई भी क्रॉप्स ग्रो कर लेते हैं तो उसको बोला जाता है एले। मतलब मान लीजिए रास्ता, एले मीन्स क्या होता है? रास्ता, मतलब जो भी वहां पर एले रास्ता, तो एले क्रॉप्स जो मतलब एक रास्ते पे ग्रो की जाती है, जहां पर जो स्पेस पड़ा है उसमें हम ग्रो कर ले तो वो हो गई एले क्रॉप्स। अब जैसे इसका वो देख लेते हैं, जैसे डिफिनीशन, बिटवीन these crops are grown between trees row, तो ट्री की रो के बीच में जो हम खाली स्थान पर जगह पड़ी रहती है, उसमें जब हम कोई क्रॉप्स ग्रो कर लेते हैं तो वो क्या हो गई? एले क्रॉप्स हो गई। जैसे मान लीजिए ये ट्री है, ये ट्री की रो है हमारे फील्ड पे, ये तो ये ट्री की क्या है? रो है। अब ये जो स्पेस पड़ा है, ये बीच पे स्पेस पड़ा हुआ है, ये तो जब इसी स्पेस में जब हम कोई क्रॉप्स ग्रो कर लेते हैं, इस स्पेस पे हम जब कोई भी क्रॉप्स क्या कर लेते हैं? ग्रो कर लेते हैं, तो उन्हीं क्रॉप्स को क्या बोला जाता है? एले क्रॉप्स। एले क्रॉप्स, ये क्या हो गई? ये एले क्रॉप्स हो गई। ठीक है, एले क्रॉप्स। अब हम अगली क्रॉप्स की बात करें। एले क्रॉप्स हो गए, अब अगली क्रॉप्स है जैसे अब जैसे अकॉर्डिंग टू सीजन, मतलब उनका टाइम पीरियड्स, जैसे कोई क्रॉप्स होती है एनुअल क्रॉप्स होती है, बाइनियल क्रॉप्स होती है, पेरेनियल क्रॉप्स होती है, तो कितने कौन कौन सी क्रॉप्स को कितना कितना टाइम रिक्वायर होता है। तो जैसे हम देखें एनुअल क्रॉप्स। अब देखिए एनुअल क्रॉप्स कौन सी क्रॉप्स होती हैं? पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, फिर एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। एनुअल क्रॉप्स वो होती हैं जैसे कोई भी क्रॉप्स हम ग्रो किए खरीफ में, कोई भी हम मान लीजिए जून जुलाई में ग्रो करते हैं, और वो क्रॉप्स अपनी रबी सीजन आने तक में अपनी पूरी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर ले, तो वो हो गई क्या? एनुअल क्रॉप्स। मतलब एक सीजन या एक ईयर में पूरा अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर ले, तो ये एनुअल क्रॉप्स। इसकी तरह होती है बाइनल क्रॉप्स, जो जिनको मतलब 2 ईयर, कम से कम 2 ईयर अपनी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में लग जाता है। जैसे पहले ईयर वो अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट करती है, सेकंड ईयर में वो रिप्रोडक्टिव स्टेज पहुंचती है, जिसमें वो फल फूल, मतलब जितना भाई फूल वगैरह फ्लावरिंग वगैरह सब होता है वो रिप्रोडक्टिव स्टेज सेकंड ईयर में करती है। इसी तरह होगा पेरेनियल क्रॉप्स, जो मोर देन 2 ईयर्स टाइम लेती है ग्रो होने में, तो इस तरह एनुअल क्रॉप्स का है। जैसे मान लीजिए कोई क्रॉप्स है, हम यहाँ पर सीड के सोइंग किए, ठीक। अब इसका ये यहाँ से रिप्रोडक्टिव स्टेज, ये हो गया इसका वेजिटेटिव स्टेज, वेजिटेटिव फेज हो गया। ये हो गया रिप्रोडक्टिव फेज। फिर ये यहाँ पर क्या होगा? फिर सीड बनेगा, सीड यानी सीड से लेकर वेजिटेटिव फेज और रिप्रोडक्टिव से लेकर सीड फेज, ये पूरा क्या करती है? अपनी 1 ईयर में कंप्लीट कर लेती है। 1 ईयर में पूरा कंप्लीट कर लेती है अपनी लाइफ साइकिल, वेजिटेटिव फेज को भी और रिप्रोडक्टिव फेज को भी। तो ये कौन सी हो गई? ये एनुअल क्रॉप्स हो गई। कौन सी क्रॉप्स? एनुअल क्रॉप्स। तो इसका अब डिफिनीशन आपको लिखाता हूं। These crops are complete their life cycle in a year or season। मतलब एक ईयर या एक सीजन में अपनी पूरी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेते हैं, वेजिटेटिव फेज को भी और रिप्रोडक्टिव फेज को भी। इसके जैसे एग्जांपल है राइस, व्हीट, ओट, एक्सेट्रा। ये क्या हो गए? एनुअल क्रॉप्स के एग्जांपल्स हो गए। तो ये हो गया एनुअल क्रॉप्स। अब इसी तरह है बाइनियल क्रॉप्स। अब बाइनियल क्रॉप्स क्या होती हैं? उनको कितना टाइम की रिक्वायरमेंट होती है? तो अब हम बात करेंगे बाइनियल क्रॉप्स।
बाइनियल क्रॉप्स। अब देखिए बाइनियल क्रॉप्स कौन सी होती हैं। अब जैसे मान लीजिए, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा इंक डालना पड़ेगा फिर से। अब देखिए बाइनियल क्रॉप्स, अब मान लीजिए कोई भी क्रॉप्स है, यहाँ पर क्या हुआ, सोइंग हुई, सीड, सीड सोइंग, यहाँ पर सोइंग हुई। अब यहां से यहां तक में वेजिटेटिव फेज, वेजिटेटिव फेज, ये हो गई रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज। फिर क्या, सीड। अब देखिए यहां से यहां तक की फेज कंप्लीट करने में इसको 1 ईयर लग गया, 1 ईयर। फिर क्या है कि फिर जो यहां तक की फेज तो इसने कंप्लीट कर लिया। अब आगे की जो रिप्रोडक्टिव फेज से आगे की जितनी भी फेज है, तो इसको क्या सेकंड ईयर में कंप्लीट करेगी, सेकंड ईयर में, ये सेकंड सीजन में। तो ये क्या हो गया कि मतलब इस क्रॉप्स को, बाइनियल क्रॉप्स जो होती हैं, उनको सीड टू सीड बनने के लिए कितना टाइम का रिक्वायरमेंट होता है, 2 ईयर्स का। वो एक साल, पहले साल में अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ को कंप्लीट करती हैं और सेकंड ईयर में रिप्रोडक्टिव फेज पे इंटर करती हैं। तो इनको अपने सीड से सीड तक की बनने की प्रोसेस को पूरा करने के लिए 2 ईयर्स का टाइम लगता है। तो अब इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। These crops are complete their life cycle in 2 years, फर्स्ट ईयर वेजिटेटिव ग्रोथ, ये भी नोट कर लीजिएगा, फर्स्ट ईयर वेजिटेटिव ग्रोथ, वेजिटेटिव फेज या ग्रोथ कंप्लीट करती हैं। सेकंड ईयर में रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज। ये क्या होगी, पहले ईयर में अपनी वेजिटेटिव फेज और सेकंड ईयर में रिप्रोडक्टिव फेज को कंप्लीट करती हैं। जैसे इसके एग्जांपल हो गया, एग्जांपल नोट कर लीजिए, टर्निप, शुगर बीट, कैबेज, रेडिश, एक्सेट्रा। ये क्या हो गई, ये हो गई बाइनियल क्रॉप्स। बाइनियल क्रॉप्स पहले साल में अपनी क्या करेंगी, वेजिटेटिव फेज कंप्लीट करेंगे, सेकंड ईयर में रिप्रोडक्टिव फेज को कंप्लीट करती हैं। तो ये हो गई बाइनियल क्रॉप्स। अब हम बात करते हैं पेरेनियल क्रॉप्स की, कि पेरेनियल क्रॉप्स कौन सी होती हैं, इनके एग्जांपल्स क्या हैं, इनको सर्वाइव ग्रो करने के लिए या तो पूरी अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए कितने टाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब बात करते हैं पेरेनियल क्रॉप्स। अब देखिए दोस्तों, पेरेनियल क्रॉप्स कौन सी होती है। इन क्रॉप्स को अपनी पूरी लाइफ साइकिल, यानी सीड टू सीड बनने की पूरी जितनी प्रक्रिया है, लाइफ साइकिल है, इसको कंप्लीट करने के लिए मोर देन 2 ईयर्स टाइम लगेगा। यानी कम से कम 3 साल, 2 साल से एक्स्ट्रा, 2 ईयर से एक्स्ट्रा टाइम लगता है। तो वो हो गई पेरेनियल। जैसे दीज क्रॉप्स, एग्जाम्पल वो डेफिनेशन लिख लीजिए, दीज क्रॉप्स आर require more than 2 or 3 years for complete their life cycle। इसके एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल नाइपियर ग्रास एंड जिंजर एक्सेट्रा। ये क्या हो गई, ये पेरेनियल क्रॉप्स हो गई। तो इनको मतलब पूरी अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए कम से कम मोर देन 2 या 3 ईयर्स लग जाते हैं। तो ये ऐसी क्रॉप्स से क्या हो गई, पेरेनियल क्रॉप्स हो गई। अब हम आते हैं अगली क्रॉप्स पे। अगली क्रॉप्स जैसे कंटूर क्रॉप्स कौन सी क्रॉप्स होती हैं, ये किस प्रकार के रीजन में ग्रो की जाती हैं, इनका मेन पर्पज क्या होता है। कंटूर क्रॉप्स
कंटूर क्रॉप्स। अब देखिए कंटूर क्रॉप्स कौन सी क्रॉप्स है। मान लीजिए कोई फील्ड है आपकी, अंडुलेटिंग सॉइल है, जहाँ पर समतल नहीं है, हिली एरियाज है, या तो फील्ड उबड़ खाबड़ है, हम मतलब सही से वहाँ हमारा वाटर नहीं रुक पाता और ना ही उसका मॉइस्चर को हम कंजर्व कर पा रहे हैं, सॉइल में काफ़ी दिन तक मॉइस्चर नहीं रह पाती है। तो ऐसे एरियाज में हम जो भी क्रॉप्स ग्रो करते हैं तो ऐसी क्रॉप्स ग्रो करते हैं जो मतलब वहाँ हमारी सॉइल को मतलब वाटर को कंजर्व करने में हेल्प करे। और क्या होता है मतलब जैसे जो समतल एरिया नहीं है वहाँ पर हम ये क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। तो इस जैसे मान लीजिए कंटूर पहले मैं आपको बता दूं कंटूर का मतलब क्या होता है। जो सेम हाइट को जोड़ती है। कंटूर जो लाइन होती है, जैसे मान लीजिए ये अपनी फील्ड है, ये फील्ड है अपनी, ये फील्ड है। अब इधर को ये समता मतलब ढाल है, इधर ये ढाल। तो जो ये लाइन होगी, ये लाइन होगी, तो ये क्या होगी, ये कंटूर लाइन होगी, जो मतलब दो सेम हाइटों को जोड़ती है। ये हो गई कंटूर लाइन जो सेम हाइट को जोड़ती है। मतलब यहाँ जितनी हाइट है वहां यहाँ भी उतनी हाइट को ये जोड़ेगी। अगर हम इसी लाइन पे कोई क्रॉप ग्रो कर दें, मान लीजिए ये क्रॉप ग्रो कर दिया इसी लाइन पे, इसमें हम क्या करते हैं, जो क्रॉप्स है उसको ग्रो करते हैं वो ढाल के विपरीत करते हैं। जैसे मान लीजिए इधर ढाल है तो हम इधर को बढ़ा के, जिससे क्या होता है कि जो हमारा रैनफॉल है या रन-ऑफ है वो डायरेक्टली सीधे इधर को ना आकर मतलब बीच बीच में वो होता जाए, जिससे क्या होगा हमारी सॉइल का मॉइस्चर भी बना रहेगा और वाटर मतलब रन ऑफ नहीं हो पाएगा, जिससे हमारी सॉइल इरोजन नहीं होगा और वाटर सॉइल में कंजर्व रहेगा। तो ये हो गई कंटूर क्रॉप्स। जो यहाँ पर इस लाइन में हम क्रॉप्स ग्रो कर देंगे वो कौन सी हो गई, कंटूर क्रॉप्स। अब मान लीजिए जैसे यही लाइन है, ये कंटूर लाइन हो गई लाइन। अब इसी में जब हम कोई बंड बना देते हैं, मेड़ बना देते हैं, बंड, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, कंटूर बंड। ये जो भी हम एक्टिविटी करते जाएंगे, मान लीजिए बंड बना दिए, क्रॉप्स ग्रो किए, तो कंटूर साथ में ऐड, क्योंकि ये कंटूर लाइन सेम हाइट को जोड़ती है। जहां भी अंडुलेटिंग सॉइल है या उबड़ खाबड़ सॉइल है, समतल नहीं है, वहां पर हम ये लाइंस को बनाकर सेम हाइट में और उसमें बंड्स बनाए तो कंटूर बंड्स हो गया, लाइन कंटूर लाइन हो गई। यहाँ पर क्रॉप ग्रो किए तो कंटूर क्रॉप्स हो गई। तो ये हो गया कंटूर क्रॉप्स का वो। अब इसका मैं डिफिनीशन आपको लिखा रहा हूँ, आपके समझ में ये कुछ आया होगा। अब इसके हम डिफिनीशन देख लेते हैं। These crops are grown on or along the contour to protect the land from इरोजन। ठीक है, तो वही चीज जैसे मैं आपको समझाया ना कि मतलब ये क्या है, कंटूर की विपरीत, मतलब जैसे जिधर को ढाल है उसके अपोजिट है। जब हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं तो हमारा जो रन ऑफ का वाटर है वो डायरेक्टली सीधे नीचे को ना जाकर क्या होता है कि बीच बीच में रुकता है, जिससे हमारी जो सॉइल है, इरोजन है, उससे हम अपनी सॉइल को बचाते हैं और वाटर है जो वो अच्छे से इन्फिल्ट्रेट हो पाता है, परकोलेट हो पाता है, जिससे मॉइस्चर फील्ड में बनी रहती है। तो इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल हो गए जैसे है मार्बल ग्रास एंड चटाइया एक्सेट्रा, ये होगा इसके एग्जाम्पल। तो ये हो गई आपकी कंटूर क्रॉप्स। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं और जो हमारी कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी अगर बची हैं तो हम आपको और एक दो बता देते हैं। इसके बाद से कल से हम आपको कोई नया दूसरा टॉपिक्स बताएंगे। अब बात करते हैं ऑगमेंटिंग क्रॉप्स की। ऑगमेंटिंग क्रॉप्स, अब देखिए ऑगमेंटिंग क्रॉप्स क्या होती हैं। मतलब मान लीजिए कोई भी हम अपने फील्ड में क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, तो उस क्रॉप्स की जब हम एज ए फीड है, जैसे मान लीजिए एनिमल्स के लिए हम कोई फॉडर ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम उसकी क्वांटिटी को हम इंक्रीज करने के लिए, जैसे मान लीजिए अपनी फील्ड पे हम बरसीम को ग्रो किए, तो बरसीम का जर्मिनेशन मान लीजिए कुछ सही से ना हो पाया और उसका मतलब सही से हमें यील्ड नहीं मिल पा रही, जो जिससे हमारे पशुओं के लिए की पूर्ति के लिए अच्छा ना होगा, तो हम उसकी क्या करते हैं, यील्ड को उसकी मतलब उसको और बढ़ाने के लिए हम उसके साथ हम या तो मस्टर्ड ग्रो कर देंगे, चाइनीज मस्टर्ड हो गया, कुछ भी कैबेज हो गई, इसको क्या है हम साथ में मिक्स करके ग्रो कर देंगे, सोइंग कर देंगे। तो इससे क्या होता है, हमारा जो फीड से पशुओं के लिए फॉडर है उसका क्वांटिटी और बढ़ जाएगी। तो तो इन क्रॉपों को ग्रो करने का मेन पर्पज यही होता है। क्या होता है, these crops are
these are the crops shown to supplementary supplement the yield of main crops, yield of the main crops, मतलब इन क्रॉप्स को सोइंग करने का मेन पर्पज क्या है? मेन क्रॉप्स को यील्ड को इंक्रीज करना, मतलब जो जैसे जो भी फोडर क्रॉप्स या कुछ भी क्रॉप्स यूज कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, उसका इन क्रॉप्स को करके हम उसकी यील्ड को, क्वांटिटी को हम इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल है जापानीज मस्टर्ड, ये हो गया इसका एग्जांपल। तो ये क्या हो गई? ऑगमेंटिंग क्रॉप्स हो गई। तो इस तरह से हमारी जो भी बेसिक टर्मिनोलॉजी थी एग्रोनॉमी की वो कंप्लीट हो गई। जो भी मतलब कुछ बची हो तो आप बुक से देख लीजिएगा, और जो भी हैं इतनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट थी वो हमने करा दिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में अपने दूसरा टॉपिक कोई उठाएंगे, जैसे ड्राई लैंड फार्मिंग है या तो और जो भी होगा तो अगली क्लास में शुरू किया जाएगा। आई होप कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।